हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का नव सीजन एकेडमी पे। हम लोग मनुष्य के पाचन तंत्र का जो पहला वीडियो बनाया तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि भोजन का मुख में पाचन कैसे होता है। फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ भोजन इसोफेगस के रास्ते क्या होता है, वो अमाशय में आती है। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि अमाशय में भोजन कैसे होता है और फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे। अगर आप लोगों इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जा करके फर्स्ट पार्ट देख लें। चलिए तो अब आते हैं कि अमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो ये रहा हमारा अमाशय। अब ये क्या है, इसोफेगस है जिसको ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। तो ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुंचती है? तो अमाशय में पहुंचती है। ठीक है। ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचती है और इसके निम्नलिखित भागों में ये बटा होता है, जिसका पहला नाम है कार्डिया। इसको क्या बोलते हैं? कार्डिया। फिर फंडस। फिर बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक है। जो कार्डिया वाला हिस्सा है ये इसोफेगस से जुड़ा होता है ना। ये इसोफेगस है ना, ये कार्डिया हो गया। कार्डिया ये हो गया। तो कार्डिया से जुड़ा होता है इसोफेगस, है ना। तो यह हिस्सा ग्रास नली से भोजन को पेट में प्रवेश करने देता है। भोजन इसोफेगस के रास्ते कार्डिया होते हुए अमाशय में जाती है। ठीक है। जो फंडस होता है यह गुंबद आकार का ऊपरी हिस्सा है। ये जो है ना, ऊपरी हिस्सा हो गया, इसको बोलते हैं फंडस। ठीक। ये मेन बॉडी हो गया। क्या हो गया? मेन बॉडी। तो यह पेट का सबसे बड़ा और केंद्रीय भाग है, मतलब बीच का भाग है, जहां भोजन को पचाने की मुख्य क्रिया होती है। अमाशय में जो भोजन का जो पाचन होता है ये वाला पार्ट, मतलब जो मेन बॉडी पार्ट होता है उसमें भोजन को हम लोग क्या करते हैं? तो पचाते हैं। ठीक है। और ये जो पाइलोरिक हो गया, ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत बोलते हैं, उसमें भोजन को हम लोग पचाते हैं। ठीक है। ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसमें भोजन का पाचन कैसे होता है वो हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है। तो जो अमाशय होता है उसमें क्या होता है? जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथि होते हैं जो जठर रस का निर्माण करते हैं। ठीक है। क्या करती है? जठर रस का निर्माण करती है। हम लोगों ने पहले बता दिया था कि जो भोजन को पचाने में दो चीज सहायक होते हैं। एक तो जो भी अंग है हमारे, जैसे मुख हो गया, है ना, मुख हो गया। फिर अमाशय हो गया, है ना। इससे आगे पढ़ेंगे, छोटी आंत पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये तो अंग हो गया। अब इससे जुड़ी हुई कुछ ग्रंथियां होती है। क्या होती है? ग्रंथियां होती है। ठीक है। जिससे एंजाइम निकलता है और वो एंजाइम क्या करता है? भोजन मिल करके उसको और पाचन करने में हेल्प करता है। जैसे कि मुख में क्या हुआ था? गैस, सलाइवरी ग्लैंड निकला था, सलाइवा निकला था, जिसको लार बोलते थे, जो कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता था। ठीक है। उसी तरीका से अमाशय में जठर रस बनती है। ठीक है। जो कि भोजन में मिल करके उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है। ठीक है। अब जो अमाशय का जो दीवारें होती है वो तीन चीजों का सिक्रेशन करती है, वो स्रावित करती है। इसमें एक हो गया श्लेष्मा, जिसको म्यूकस बोलते हैं। दूसरा हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ठीक है। तीसरा हो गया पाचक रस। ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अमाशय के आंतरिक भाग क्या क्या चीज स्रावित करती है। तो एक हो गया सस्लेमा, फिर एक हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और फिर हो गया पाचक रस। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये तो एसिड है। तो एसिड अगर निकलेगा अमाशय से तो उसका जो दीवारें हैं वो तो एसिड के संपर्क में आती है। तो ये तो टूटने का डर रहेगा, है ना, सड़ने गलने का डर रहेगा। तो ये इसको नुकसान न पहुंचे इसलिए म्यूकस क्या करता है? इसके जो दीवार है उसको सुरक्षा प्रदान करता है ना। ये पेट की दीवारों को तेज पाचक एंजाइमों और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। म्यूकस की जो परत है ये अंदरूनी सतह को ढकती है, ढक दी, जिससे पेट की दीवारों को क्षति नहीं पहुंचती है और अल्सर, एक बीमारी होती है अल्सर जैसी समस्याओं से बचाव होता है। और यह पाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में हमारे क्या करती है? मदद करती है। ठीक है। तो सस्लेमा का हम लोगों ने देख लिया कि यह सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है।
अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो एसिड का क्या काम है। ठीक है, तो अब पेट में एसिड का जो मुख्य कार्य होता है पाचन प्रक्रिया में मदद करना है। ठीक है, और यहाँ पे इसका भूमिका ये होती है कि जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो एसिड है, ठीक है, तो जो भोजन हमारे मुख से जो अमाशय तक आती है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि जीवाणु वगैरह हो गया, है ना, जीवाणु हो गया, तो उसको जीवाणु या फिर बैक्टीरिया वगैरह जो भी है उसको मारती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हानिकारक बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को मारकर पेट को संक्रमण से बचाता है। क्या करती है, संक्रमण से बचाता है। ठीक है, उसके बाद ये एसिड क्या करती है, भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने में मदद करता है जिससे पोषक तत्वों को अवशोषण आसानी से हो जाए। अब देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा था जो भोजन है मुख में छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है, इसको बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको बोलस बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जब भोजन अमाशय में जब टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़े में तो उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। ठीक है, काइम बोलते हैं। हम लोग जो उल्टी करते हैं तो वो क्या होती है, काइम ही होती है। क्या होती है, काइम होती है। ठीक है, अब देखिए कि तीसरा काम क्या है, जो पाचक एंजाइमों को सक्रिय करती है। ठीक है, ये क्या करती है, जो एसिड होती है यह एक पेप्सिनोजेन नाम का एंजाइम होता है। ठीक है, क्या होता है, पेप्सिनोजेन नाम का एंजाइम होता है, उसको सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। ठीक है, और पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिन क्या करती है, तो प्रोटीन को पचाने में मदद करती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ अमाशय में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, अब ये देखिए हम लोग पेप्सिन के बारे में पढ़ते हैं कि पेप्सिन क्या है। तो यह एक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करती है, तोड़ती है, जिससे शरीर में इसे आसानी से अवशोषित कर सके। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जैसे मुख में हम लोग क्या पढ़े थे, जो मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, अमाशय में, या इसको पेट बोलते हैं या इसको स्टोमक बोलते हैं, अमाशय में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। क्या होता है, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, और जो छोटी आंत है उसमें फैट जो कि वसा का पाचन शुरू होता है। ठीक है, अब ये देखिए पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। यह केवल अम्लीय वातावरण में सक्रिय होता है जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाए रखता है। ठीक है, पेप्सिन का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो अम्लीय वातावरण होता है तभी यह एक्टिव हो पाता है। इसीलिए HCl क्या करता है, इसको आकर के इसको एक्टिव करता है। ठीक है, ये समझ गए हमने कि एक तो जो दीवार की जो परती होती है उसमें सस्लेमा होता है। ठीक है, सस्लेमा क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखिए HCl, तो HCl क्या करती है, एक तो बैक्टीरिया को मारती है और दूसरा क्या है, पेप्सिन को एक्टिवेट करती है। तीसरा क्या है, पेप्सिन हो गया जो कि प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। अब अमाशय में अब यह भोजन क्या होता है, गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसको काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको काइम कहते हैं। ठीक है, अब जो पचा हुआ जो भोजन है अमाशय से वो छोटी आंत में आती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है छोटी आंत मतलब यही होता है। ठीक है, भोजन का संपूर्ण पाचन, संपूर्ण पाचन, ठीक है, कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको छोटी आंत बोलते हैं वहीं पे होता है। ठीक, जैसे अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है, और खत्म कहाँ पे होता है, पूरी तरीके से खत्म होता है कहाँ पे होता है, तो यहीं पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, प्रोटीन का ही पाचन शुरू होता है कहाँ से, अमाशय से, लेकिन खत्म होता है छोटी आंत में। तो इस तरीका से कह सकते हैं कि इसमें भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। ये देखिए ये रहा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये वाली पार्ट।
है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन है। यह 3 पार्ट में बँटा होता है। एक तो स्टोमक से जो निकलती है ना? इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। ये इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो ड्यूडेनम है, स्टोमक को जो भोजन स्टोमक से भोजन ड्यूडेनम होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। अगला जो पार्ट है उसको बोलते हैं जेजुनम। क्या है? जेजुनम। और जो सबसे थर्ड पार्ट है उसको बोलते हैं इलियम। तो कितने पार्ट में बँटा हो गया? 3 पार्ट में। एक तो हो गया ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, फिर जेजुनम और क्या हो गया? इलियम। आ गया समझ में? अब हम लोग आते हैं आगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसका नाम भले ही छोटी हो लेकिन यह सबसे लंबा भाग होता है ना? यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अब ये क्या होता है कि अब जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे शाकाहारी जो खाने वाले होते हैं, पेड़ पौधे को उसमें तो सेल्यूलोज ज़्यादा होता है, सेल्यूलोज ज़्यादा होता है, ठीक है? अब सेल्यूलोज को पचाने के लिए बड़ा आहार नाल का ज़रूरत होता है, 12 छोटी आंत की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो अब इसका लंबाई अलग होता है, जो मांसाहारी जो इजीली डाइजेस्ट होता है उसकी लंबाई कम होती है। तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है और विभिन्न जंतुओं में इसकी लंबाई क्या होती है? अलग-अलग होती है। जो मनुष्य में इसकी लंबाई कितना है? 6 मीटर का है। कितने मीटर का है? 6 मीटर का है। और चौड़ाई, ये जो लंबाई 6 मीटर का है, ठीक है? ये चौड़ाई जो हो गया वो 2.5 मीटर का होता है, ठीक है? तो ये 6 मीटर का होता है। अब ये इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है? ये आपको याद करना है कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। और इस कार्य के लिए यह क्या करता है? 2 चीज़ों से अपना सिक्रेशन प्राप्त करती है। एक हो गया लीवर से और दूसरा हो गया अग्नाशय से, ठीक है? छोटी आंत तो भोजन का पाचन करता ही है, लेकिन उसमें जब तक लीवर से जूस ना आ जाए और अग्नाशय से जूस ना आ जाए तब तक वो भोजन का पाचन करना पॉसिबल ही नहीं है। अब हम लोग देखें कि यकृत से क्या आता है और अग्नाशय से क्या आता है, ठीक है? तो जो यकृत है, देखिए यकृत, ये रहा हमारा यकृत, ठीक है? त्रिभुजाकार शेप में है। तो यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत ही है, ठीक है? ये याद कीजिए। ये शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। जो उदर, जो अमाशय के ऊपरी दाहिने भाग है ना, ये कोना में, दाहिने कोना में है, दाहिने भाग में अवस्थित होता है। और यहाँ से एक गॉल ब्लैडर होता है, इसको बोलते हैं पित्ताशय, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इससे क्या होता है? एंजाइम निकलती है। गॉल ब्लैडर से क्या होता है? एंजाइम निकलती है और फिर काम होता है यहाँ पे। इसे देखिए, यकृत में पित्त रस का स्रावन होता है, जिसका संचय कहाँ होती है? तो गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है? इसी में जब प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता है तो एक रोग होता है, इसको बोलते हैं पत्थरी। तो पत्थरी यहीं पे होता है। तो अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, ठीक है? अम्लीय हो गया क्योंकि जीवाणु को मारना है और पेप्सिन नाम के एंजाइम को जगाना है। तो ये क्या करता है? जो पित्त होता है उसको क्षारीय बनाता है। क्या करता है? बेसिक बना दिया। अब देखिए, अग्न्याशक जो होता है, पेनक्रियाजिक जो एंजाइम होता है वो एसिड पे काम नहीं करता, वो बेसिक पे काम करता है, ठीक है? तो पित्त क्या करता है? उसको बेसिक बनाता है, मतलब क्षारीय बनाता है, ताकि जो अग्न्याशय का जो जूस है, रस है, उस पे आसानी से काम कर सके, ठीक है? और वसा का विखंडन हो सके, ठीक है? क्या करे? वसा का विखंडन हो सके। तो एक बात और बताना चाहूँ कि जो छोटी आंत होती है, जो छोटी आंत हो गया, जो छोटी आंत है, वहाँ पे वसा का पाचन, वसा इसको फैट बोलते हैं, फैट का पाचन होता है उसमें, ठीक है? तो यकृत के बारे में समझ गया कि यहाँ से गॉल ब्लैडर होता है, जिसको पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। तो पित्ताशय से क्या होता है? पित्त निकलता है और वो जो अग्नाशय रस जो बेसिक मीडियम में काम करने वाला होता है वो एक्टिवेट होता है और वसा का विखंडन होता है। क्या होता है? यहाँ पे वसा का विखंडन होता है। अब आते हैं अग्नाशय में। ये देखिए, ये क्या हो गया? ये पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है?
ये अग्नाशय हो गया, ये हमारा स्टोमक हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है। अग्नाशय क्या करती है, तो यह अमाशय के ठीक नीचे होता है। क्या होता है, अमाशय के जस्ट नीचे होता है। यहाँ क्या होता है, अग्नाशय पाचन एंजाइमों का स्रावन करता है, सिक्रेट करता है, जो छोटी आंत में भोजन को तोड़ते हैं। ठीक है, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन शुरू ये हो खत्म होता है। देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कहाँ से होता है, मुख से। प्रोटीन का शुरू होता है अमाशय से, और वसा का शुरू होता है स्मॉल, जो कि छोटी आंत से होता है। और खत्म कहाँ पे होता है, तीनों खत्म संपूर्ण रूप से खत्म होता है कहाँ पे, तो छोटी आंत में खत्म होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। तब वसा के पाचन के लिए लाइपेज होता है। ठीक है, क्या बोले कि प्रोटीन के पाचन के लिए, किसके पाचन के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है, प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है, तो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन हो गया। और वसा के पाचन के लिए क्या होता है, तो लाइपेज हो गया है। ठीक है, ये दोनों एंजाइम आप याद रखिएगा। अब इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल में परिवर्तित कर देती है। देखिए, ये चीज और याद रखना है कि प्रोटीन को किसमें बदलता है, प्रोटीन को बदलता है अमीनो अम्ल में। किसमें बदलता है, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को बोलता है कार्बोहाइड्रेट को बोलता है किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। ठीक है, और फैट जिसको वसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं वसा अम्ल में। किसमें, वसा अम्ल में। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब क्या होता है, छोटी आंत में भोजन को तोड़ने और अवशोषित करने के लिए आवश्यक क्रिया में लाखों छोटी छोटी बालनुमा संरचनाएं होती। मान लीजिए कि ये हो गया, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि ऐसे इस तरीका से शेप होता है। ठीक है, छोटी सी बालनुमा, ये क्या है, बालनुमा संरचना, इसको बोलते हैं विली कहते हैं। क्या कहते हैं, विली कहते हैं, विलाई कहते हैं। ये क्या करती है, जब भोजन गुजरती है तो इसमें से आवश्यक तत्वों को ये सोख लेती है, एब्जॉर्व करती है। क्या करती है, ये एब्जॉर्व करती है। ठीक है, और जो आवश्यक पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करने के बाद क्या करता है, एब्जॉर्व करने के बाद इसको रक्त में, रक्त में भेज देता है। और रक्त क्या करते हैं, पूरे शरीर में प्रवाह होती है, और रक्त से क्या होता है, पूरे शरीर में जो भी सेल्स होते हैं, कोशिका होती हैं, तो वो लेकर के फिर नए ऊतक का निर्माण करते हैं, है ना। तो विलाई जैसा रचना होती है, जिसमें पोषक तत्वों को सोख लिया जाता है, और उस वहां से रक्त को भेज करके जितने ऊतक होते हैं वो अपना काम करते हैं। यहाँ इसका उपयोग क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने में, है ना, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, नए ऊतक का निर्माण करते हैं, और जो पुराने ऊतक टूट फूट जाते हैं उसका मरम्मत भी करते हैं। ठीक है, इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो यह ऊर्जा का उपयोग अ, नए ऊतक के निर्माण में और पुराने ऊतक के मरम्मत में करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, बड़ी आंत का वैसे तो विशेष कोई काम नहीं है। इसमें क्या होता है कि बड़ी आंत छोटी आंत से क्या होता है, चौड़ी होती है, और लेकिन छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है। इसकी लंबाई मात्र 1.5 मीटर ही होता है। ये बस नाम का है बड़ी आंत, बाकी यह छोटी आंत से इसकी लंबाई और कम होती है। यह तीन पार्ट में बनता होता है। एक तो कोलन हो गया, क्या हो गया, कोलन हो गया। ठीक है, एक सिकम हो गया, और एक क्या हो गया, रक्टम हो गया। क्या हो गया, रेक्टम हो गया। कितने पार्ट में बटा होता है, तो ये तीन भागों में बटा होता है, तीन भागों में बटा होता है। एक तो हो गया कोलन, जिसको बोलते हैं कोलन ही होता है, इसको इंग्लिश में कोलन ही बोलते हैं। ठीक है, फिर हो गया सिकम, और फिर हो गया रेक्टम। ठीक है, तो ये तीन पार्ट में बटा होता है। अब देखिए, यहाँ होता क्या है, तो बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है ना। छोटी आंत में तो पूर्ण
पाचन हो गया, और जिसको जिसको ज़रूरत है रक्त के माध्यम से होते हुए वहाँ वहाँ उसका यूज कर लिया जाता है। अब जो बिना पचा हुआ भोजन होता है उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहाँ से दीर्घ रोम, है ना, ये दीर्घ रोम जैसी रचना होती है, वहाँ से क्या करते हैं, फिर जल का अवशोषण कर लेता है। क्या करता है, जल का अवशोषण कर लेता है। मेनली ये याद करना है कि बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है, ठीक है। बिना पचा हुआ भोजन से अब जल निकाल लिया। अब जल निकालने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या करते हैं, तो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। एक बात और देखिए, मुख में जो भोजन होता है उसको बोलते हैं काइम, सॉरी बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, ठीक है। और जो अमाशय में होता है, अमाशय में जो भोजन होता है उसको बोलते हैं काइम, ठीक है। और जो छोटी आंत में होता है उसको बोलते हैं काइल। क्या बोलते हैं उसको, काइल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज क्लास को यहीं पे करते हैं ख़त्म। धन्यवाद।